नमस्कार, आपकी अपनी YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ संख्या 10 विश्व परिवहन एवं संचार जो अध्याय है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेके आए हैं। हमारे पिछले वीडियो का जो विषय था वो रेल परिवहन या स्थल परिवहन के अंतर्गत था। आज हम जल परिवहन के बारे में, वायु परिवहन के बारे में और पाइपलाइनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन सबसे सस्ता एवं सुलभ साधन होता है और जल परिवहन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक जलमार्ग व महासागरीय जलमार्गों के रूप में। तो पढ़ते हैं सबसे पहले आंतरिक जलमार्ग के रूप में। नावें एवं स्टीमर यात्री व माल वाहन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई व जल परिवहन की निरंतरता व परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर होती है। सघन वनीय क्षेत्रों में नदियों के द्वारा ही परिवहन का कार्य है वो किया जाता है। भारी वस्तुओं जैसे कि कोयला है, सीमेंट, इमारती लकड़ी व धात्विक अयस्क का परिवहन भी जलयानों के द्वारा किया जाना सुरक्षित रहता है। अब हम पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों के का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूरोप के आंतरिक जलमार्ग। और यूरोप के आंतरिक जलमार्गों में सबसे पहले राइन नदी जो जल परिवहन में भूमिका निभाती है उसका हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हैं। तो जर्मनी एवं नीदरलैंड से राइन नदी है वो प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरडम में मुहाने से स्विट्जरलैंड के बेसल तक 700 किलोमीटर लंबाई में ये नौकायन योग्य है। रूर नदी पूर्व से आकर राइन में मिलती है। रूर कोयले की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है यूरोप का और इसके मार्ग में डसेल्डोर्फ नाम का एक प्रमुख पतन आता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 समुद्री जलयान व 2 लाख अन्य जलपोत निर्यात आयात का कार्य करते हैं। ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा जलमार्ग पढ़ते हैं यूरोप का डेन्यूब जलमार्ग। पूर्वी यूरोपीय भाग को सेवाएं प्रदान करता है। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर कई देशों से होकर पूर्व में बहती है और टारना सेविरिन नाम का जो क्षेत्र है वहां तक ये नौकायन योग्य है। इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी आदि होती है। अगला जलमार्ग पढ़ते हैं वोल्गा जलमार्ग। ये रूस में विकसित जलमार्ग है। ये 11,200 किलोमीटर के क्षेत्र में नौकायन योग्य है और कैस्पियन सागर में मिलन इसका हो जाता है बाद में। आगे बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्गों के बारे में। तो पहला क्षेत्र पढ़ते हैं इसका वृहत झीलें सुपीरियर, ह्यूरिन, ईरी व ओटारियो सू नहर, वलेन नहर द्वारा इसका जुड़ाव है। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी वृहत झीलों के साथ वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से इसके जो पतन है उसमें डुलुथ, बुफेलो आधुनिक सुविधा से युक्त पतन होते हैं। विशाल जलयान मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं। मिसिसिपी जलमार्ग यूएसए के आंतरिक भागों को मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ने का कार्य करता है। अब पढ़ते हैं एशिया के आंतरिक जलमार्ग। हांगहो चीन मुहाने से 200 किलोमीटर तक नौगम्य है। यांगटीसी क्यांग जो संगाई से लेकर क्यूकियांग तक नौकायन के योग्य वाली नदी है एक। दक्षिणी भाग में सिक्यांग अधिक नौगम्य है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इरावदी, मीनाम, सिक्यांग कम नौगम्य है। व्यापारिक महत्व भी इसका कम होता है। दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग उत्तरी अमेरिका में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित नदी जो 30,000 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाती है। अफ्रीका के आंतरिक जलमार्ग प्रमुख नदियां नील, कांगो, नाइजर। नील केवल
मुहाने प्रदेश में ही नौगम्य है। नाइजर व कांगो नदी के मुहाने से लगभग 1000 किलोमीटर जल परिवहन योग्य है। ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक जलमार्ग मर्रे व डार्लिंग नदियों के मुहाने से 1500 किलोमीटर तक जलपोत पहुंच सकते हैं। अन्य नदी नौगम्य नहीं है। महासागरीय जलमार्ग उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग, यह मार्ग उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग के द्वारा परिवलित होता है। विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। यूएसए व कनाडा को जोड़ने का कार्य करता है। यह इस समुद्री मार्ग पर विश्व के 25% समुद्री जहाज चलते हैं। विश्व के 50 वृहद समुद्री पतनों में से 30 वृहद पतन है वो इसी मार्ग पर स्थित है। भूमध्य सागर व हिंद महासागर जलमार्ग संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। ये संसार के मध्य भाग से होकर जाता है। ये जलमार्ग अपने क्षेत्र की 75% जनसंख्या की सेवा करती है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो व सिंगापुर प्रमुख पतन होते हैं। औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्य, कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने का कार्य भी यह करता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को भी जोड़ता था। उत्तरमासा अंतरिक्ष मार्ग पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना व यूरुग्वे से मिलाता है। दक्षिण पूर्वी ब्राजील, प्लांटा, ज्वारंदमुख और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। रियो डी जेनेरो और केपटाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात कम है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में उत्पाद और संसाधन भी मिलते हैं। खाड़ी कैरिबियन मार्ग कैरिबियन सागर के तटवर्ती देशों कोलंबिया, वेनेजुएला, ट्रिनिडाड, गायना, सूरीनाम, पश्चिमी द्वीप समूह, मेक्सिको की खाड़ी तटीय देशों, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य इस मार्ग से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। प्रशांत महासागरीय मार्ग प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पतनों को एशिया के पतनों से जोड़ता है। वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की ओर और याकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर एशिया की ओर भी यह मार्ग जाता है। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलाता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है और इसके मार्ग में होनोलुलु प्रमुख पतन होता है। अब हम स्वेज नहर मार्ग व पनामा नहर मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले स्वेज नहर मार्ग 1859 में अलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांसीसी दूतावास के इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के निर्देशन में इसका निर्माण आरंभ हुआ। नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में शुरू हुआ। मिस्र में उत्तर पोर्ट सईद व दक्षिण में पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने का कार्य स्वेज नहर मार्ग के द्वारा किया गया है। यूरोप को हिंद महासागर में नवीन प्रवेश मार्ग मिला है। लिवरपूल व कोलंबो के बीच प्रत्येक समुद्री दूरी को उत्तरमासा अंतरिक्ष की तुलना में घटाने का कार्य इस मार्ग के द्वारा किया गया है। यह 162 किलोमीटर लंबी व 10 मीटर गहरी नहर होती है। औसत चौड़ाई 60 मीटर है इसकी और प्रतिदिन 100 जलयान का आवागमन नहर को पार करने में होता है। 10 से 12 घंटे का समय ही नहर को पार करने में लगता है। इस नहर के सहारे एक रेल मार्ग जाता है स्वेज नाम के बंदरगाह तक। अब पढ़ते हैं पनामा नहर मार्ग के बारे में। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य निर्मित पनामा नहर का उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को हुआ। यह पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार
पनामा नगर व कोलोन के बीच यूएसए के द्वारा किया गया है। इसमें दोनों ओर का 8 किलोमीटर का क्षेत्र खरीदकर उसे नहरी मंडल का नाम दिया गया है। इस नहर पर 85 वर्षों से यूएसए का नियंत्रण रहा, परंतु 1 जनवरी 2000 से पनामा नगर का नियंत्रण स्थापित हो गया है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर, गहराई 12 मीटर व चौड़ाई 90 मीटर होती है। इसमें 6 जल बंधक बनाए गए हैं, जिनमें गार्तून लॉक्स अटलांटिक सिरे पर बनाया गया है, पेड्रोमिकट लॉक्स मध्य में और मीरा फ्लार्स लॉक्स प्रशांत के सिरे पर लगाए गए 6 बंधक होते हैं, जिसमें 26 मीटर ऊपर व नीचे के क्षेत्रों में लगाए गए हैं। इसका आर्थिक महत्व कम होता है। दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता ही है। आगे बढ़ते हैं वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन संसार का सबसे तीव्रतम साधन है। ब्रिटेन में वाणिज्यिक वायु परिवहन का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। यूएसए ने युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व में नियमित रूप से सेवाएं देने का कार्य कर रही है। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की पूर्व पश्चिम पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप व दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का अकेला प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडीय बिंदु है, जहां अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर ये विकिरित होते हैं मार्ग जाते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग व दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड व आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध होती है। संसार में वायु मार्ग 6 प्रकार के हैं। पहला पढ़ते हैं अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग। ये सबसे लंबी यात्राओं के मार्ग होते हैं। दूसरा महामार्ग महाद्वीपीय वायु मार्ग, एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के बीच वायु मार्ग है ये। राष्ट्रीय वायु मार्ग किसी प्रकार के देश के अंदर की दूरियों की यात्राओं को इसके अंदर शामिल करते हैं। प्रादेशिक वायु मार्ग छोटी छोटी यात्राओं को समय की बचत के लिए वायुयान का प्रयोग होता है। स्थानीय वायुयान, जिसमें मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा करवाई जाती है। सैनिक, युद्ध, कूटनीतिक व राजनीतिक महत्व की वायु यात्राओं के लिए सभी राष्ट्राध्यक्ष, प्रशासनिक वर्गों की यात्राएं वायुयानों के द्वारा, हेलीकॉप्टरों आदि के द्वारा वायु यात्राएं करवाई जाती है। आगे बढ़ते हैं पाइपलाइन। यूएसए में उत्पादन क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच प्रसिद्ध पाइपलाइन जो मेक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाने का कार्य करती है। यूएसए में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है। न्यूजीलैंड फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया व भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं का तेल परिष्करणशालाओं व पत्तनों व घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान व चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावित गैस पाइपलाइन ईरान, भारत वाया पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय तेल व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी जब यह बनकर तैयार हो जाएगी। विश्व की प्रमुख पाइपलाइनें बिग इंच पाइपलाइन। इस पाइपलाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों तक इसको पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। टेप पाइपलाइन फारस की खाड़ी के पास के कुओं को सीडान नगर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर से भी अधिक है। कोमिकोन पाइपलाइन सोवियत संघ में स्थित, इससे वोल्गा तथा यूराल के कुओं से पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों तक तेल पहुंचाया जाता है। OIL पाइपलाइन एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पार पाइपलाइन असोम के नारकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक का निर्माण किया गया है। इसे 1966 में कानपुर तक विस्तारित किया गया है। HVJ पाइपलाइन पश्चिमी भारत में अंकलेश्वर कोयली, मुंबई हाई कोयली व हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर का निर्माण किया गया। हाल ही में 1256 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन
सलाया गुजरात से मथुरा उत्तर प्रदेश तक भी बनाई गई है। तापी परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ 3 दिसंबर 2015 को ऐतिहासिक सिल्ट रूट से जुड़े मेरी शहर जो तुर्कमेनिस्तान में, वहां पर इसका शुभारंभ है वो सबसे पहले किया गया है। इसके 2019 में पूर्ण होने की संभावना है जो 1814 किलोमीटर लंबी होगी। गलकिन आइस तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र से कंधार अफगानिस्तान 774 किलोमीटर व मुल्तान पाकिस्तान में 826 किलोमीटर होते फाजिल्का भारत में पहुंचेगी। संचार लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों टेलीग्राफ और टेलीफोन का प्रयोग किया। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक व मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का यूएसए के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक प्रमुख क्रांतिक कारक बना। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया और एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। उपग्रह संचार 1970 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका व पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया है, आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लोगों को जोड़ता है। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत के कदम। भारत में पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट, उसका 19 अप्रैल 1979 को प्रक्षेपण किया गया। उसके बाद में भास्कर फर्स्ट का 1979 में प्रक्षेपण व रोहिणी का 1980 में प्रक्षेपण का कार्य किया गया। 18 जून 1981 को एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा किया गया है। भास्कर, चैलेंजर व इनसेट 1B ने रेडियो व दूरदर्शन को प्रभावी बनाने का कार्य भी किया है। साइबर स्पेस इंटरनेट साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संचार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट के द्वारा आवृत है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़ व 2005 में 100 करोड़ व जून 2016 में लगभग 363 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। इस समय सर्वाधिक प्रयोक्ता 49.6% यूरोप में, 16.9% लोग यूएसए में व 10.70% लोग एशिया में इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।